गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं 12 अक्टूबर 2023 के इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस। और फर्स्ट आर्टिकल जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है इंडिया लॉन्चेस ऑपरेशन अजय टू ब्रिंग होम सिटीजन फ्रॉम वॉर जोन। इंडिया ने ऑपरेशन अजय को लॉन्च किया है ताकि वॉर जोन जो अभी फिलहाल चल रहा है वेस्ट गाजा और इसराइल के बीच में, उसमें से हम अपने जो लोग, भारत के लोग जो वहां पे जाके फंसे हुए हैं, मोस्टली 18,000 लोग हैं, उन लोगों को वहां से निकाल के लाया जा सके और इंडिया में लाए। तो ये जो जयशंकर जी हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर जी, उन्होंने बात की है वहां की एम्बेसी से ऑपरेशन अजय को चालू करने के लिए। इसराइल की एम्बेसी ताई अवैव में और इवन गाजा से भी, जो पैलेस्टाइन एरिया है जहाँ पे इंडिया के लोग फंसे हुए हैं, हम दोनों को वहां से निकाल के लेके आएंगे। अभी अगर आपको ये आर्टिकल पढ़ने के बाद कुछ याद आ रहा हो तो क्या मुझे कोई बता सकता है कि जब यूक्रेन में और रशिया में वॉर चल रहा था तो उस टाइम के ऑपरेशन का, इंडिया ने जो ऑपरेशन किया था इंडियंस को वहां से एवेक्यूएट करने का, उस ऑपरेशन का नाम क्या था? अगर याद आ गया तो वेरी गुड, अगर नहीं तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन गंगा। तो ऑपरेशन गंगा के अंदर हम यूक्रेन में फंसे हुए अपने इंडियंस जो रेसिडेंट्स थे उन लोगों को लेके आए थे। और यहाँ पे हमारे जो ऑपरेशन का नाम है वो है ऑपरेशन अजय। नेक्स्ट आर्टिकल, जयशंकर मीट कनाडाज फॉरेन मिनिस्टर अमित रो, सेज रिपोर्ट। ऐसा बोला गया है कि जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर जी हैं जयशंकर जी, वो कनाडा के, जब ये इतना कंट्रोवर्सी चल रहा था इंडिया और कनाडा के बीच में, इवन जो कैनेडियन गवर्नमेंट है इनका वीजा भी खत्म हो गया है, इंडिया की तरफ से भी वीजे को भी टर्मिनेट कर दिया गया है कि अभी कोई कैनेडियन सिटीजन इंडिया में नहीं एंट्री कर सकता विद पासपोर्ट, वीजा, एनीथिंग। और इतना सब होने के बाद डिप्लोमेट्स को भी वापस भेज दिया गया था एम्बेसी से। ऐसा माना जा रहा है कि लास्ट वीक ऑफ सितंबर में जो कैनेडियन काउंटर पार्ट थे, जो कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके साथ हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी मुलाकात हुई है। और ये एक सीक्रेट मीटिंग थी। इसमें जो वॉशिंगटन डीसी के अंदर ये मीटिंग हुई है, जो वॉशिंगटन डीसी कहाँ पे है? अमेरिका के अंदर है। इसमें बोला गया कि ओटावा जो है वो ट्राइंग कर रहे हैं कि वो सिचुएशन को न्यू दिल्ली के बीच में सुलझा दे। हालांकि अभी तक ऐसी कोई स्टेटमेंट ऑफिशियली नहीं आई है। नेक्स्ट आर्टिकल पे पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट दिस मूडीज मैसेज। ये कल भी हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा था कि मूडी क्या है। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्वेस करती है या जो अजम्पशन बनाती है। तो उन्होंने बताया है कि गवर्नमेंट को हैंड होल्ड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, जो हमारी गवर्नमेंट है वो इंट्रोड्यूस करना चाहती है, एक हब बनाना चाहती है इंडिया के अंदर, उस पे गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है वो एक बड़ी प्रॉब्लम लेके आने वाला है इंडियन गवर्नमेंट के लिए। सो दिसंबर 2021 में हमें पता है कि इंडिया ने सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम जो वो लॉन्च किया था, उसमें लगभग 76,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया था ताकि हम अपनी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को, जो इकोसिस्टम इंडिया के अंदर, उसको बढ़ा सके, उसका विकास कर सके, डेवलपमेंट कर सके। इंडिया जो है वो एक सेमीकंडक्टर हब बनना चाहता है, इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं। इसीलिए वो फाइनेंशियल बैकिंग भी कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और फाइनेंस के साथ साथ वो टैलेंट के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है कि टैलेंट को भी बढ़ा रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। ऐसा माइंडसेट बनाया जा रहा है सोसाइटी के अंदर। अभी जो ग्लोबल रेटिंग फर्म ये मूडी है, उन्होंने अंडरलाइन किया है कि इंडिया के लिए सिर्फ ये चैलेंज नहीं है कि टैलेंट की या फाइनेंस की कमी, नहीं। इंडिया के लिए क्लाइमेट चेंज एक बड़ा डैमेज बन सकता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के लिए। वो सप्लाई चेन जो है उसको डिस्टर्ब कर सकता है, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस करवा सकता है। क्योंकि अभी हमें पता है, आईपीसीसी ने भी बताया था कि इंडिया के बहुत ज्यादा चांस है अगले 10 साल के अंदर फ्लडिंग के आने के। और जो समर वगैरह है वो भी इस साल भी हम देख सकते हैं कि कितना चेंज देखा गया है पैटर्न में, जो हमारा पैटर्न पहले होता था। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि फार्मर्स के लिए क्लाइमेट चेंज एक बड़ी प्रॉब्लम बनने वाला है, रेदर जो ये बिग फार्मा कंपनीज है या और भी जो हमारे एफएमसीजी है, ऐसी कंपनीज के लिए भी क्लाइमेट जो है वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज बन चुका है। अभी सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं? सेमीकंडक्टर एक ऐसी चीज है ना, फिलहाल सबसे ज्यादा जो सेमीकंडक्टर चीजों का जो लीडर है वो ताइवान है। और ताइवान के बाद इंडिया खुद बनना चाहता है, क्योंकि इंडिया ऑलमोस्ट पूरा का पूरा निर्भर करता था 2021 से पहले पूरा का पूरा इंपोर्ट्स के ऊपर, जो कि बहुत बड़ा खर्चा है। हम दो तीन तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इलेक्ट्रिसिटी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ रिन्यूएबल एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो बनाने के लिए हमें मदद करेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल होता है हर चीज का, जैसे लिथियम का, इन चिप्स का, और कंप्यूटर्स में, मोबाइल्स में, वो तो हम जानते ही हैं। तो इंडिया खुद को ग्रो करना चाहता है ताकि एक तो वो खुद सेल्फ रिलायंस
बन सके। एक तो वो खुद ही अपनी जो जरूरतें हैं उनको पूरा कर सके, दूसरा वो दूसरों को इसको एक्सपोर्ट कर सके, तीसरा वो जो हमने एक कहीं ना कहीं एम लिया हुआ है कि 2070 तक हम नेट जीरो कार्बन का जो एमिशन है, हम कार्बन को जितना छोड़ते हैं एनवायरमेंट में उसको जीरो पे ले आएंगे 2070 तक, उसमें भी हमारी मदद करेगा। लेकिन अब हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट को जो अपनी स्कीम्स है इससे बचने के लिए, फ्लडिंग आने वाली है, वाटर का स्ट्रेस हो सकता है, कमी हो सकती है, सूखा पड़ सकता है किसी किसी जगह पे, तो ये सारी चीजें बहुत चेंज होने वाली है 2050 तक। इसीलिए जो ऑथर है यहाँ पे वो बता रहे हैं कि गवर्नमेंट स्मार्ट सिटी प्रोग्राम जो है उसको ढंग से रिवाइव करना चाहिए और इस तरीके से बनाना चाहिए कि हम इन चीजों से निकल पाए या इनको हैंडल कर पाए। अब हम इनको रोक तो नहीं सकते हैं फिलहाल, तो कम से कम हम इन चीजों को, जो डिस्ट्रेस जो हमारे सामने आने वाला है उसको हैंडल कर पाए, मैनेज कर पाए। और इसीलिए गवर्नमेंट को जो है वो हैंड होल्ड इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्लाइमेट रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए। रेसिलिएंट क्या होता है? ऐसी चीज जिसको आप रेसिस्ट कर सके। अगर कोई चीज आ रही है, मान लीजिए अभी एकदम से भूकंप आ रहा है, तो एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसी बिल्डिंग बनाई गई है कि वो उन वेव्स को हैंडल कर सकती है। वो इस तरीके से पैटर्न को डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए और भी ज्यादा पॉलिसीज ध्यान करके सस्टेनेबल प्रैक्टिस जितनी ज्यादा हो सकती है वो उनको अडॉप्ट कर लेना चाहिए इंडिया को। नेक्स्ट आर्टिकल में बढ़ते हैं। आई सॉ डार्कनेस इन जेरूसलम। तो जेरूसलम में हमें पता है कि क्या हो रहा है, ये जो पूरा इजराइल गाजा जो भी चल रहा है हमसा ग्रुप के बीच में और इजराइल के बीच में वॉर की जो सिचुएशन है, ये इस मिशन का नाम भी अल अक्सवा मॉस्क के ऊपर है जो कि जेरूसलम में है। तो यहाँ पे ऑथर का नाम है मृणाल पांडे और ये जो है ये जेरूसलम में थी जब ये एक दिन पहले जो फेस्टिवल है, जो ज्यूइश फेस्टिवल चल रहा था। हमें पता है अक्टूबर 7 को सबसे पहले हमास ने 7 अक्टूबर की सुबह सुबह 6 बजे ही हमला कर दिया था बिना बताए। और उस टाइम पे जेरूसलम में एक हफ्ते लंबा चलने वाला एक फेस्टिवल मन रहा था। उस फेस्टिवल का नाम है तबेरेनकल्स। तबेरेनकल्स जो है वो फेस्टिवल होता है जेविश हार्वेस्ट का। जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है मकर संक्रांति, ऐसे वहां पे जो जेविश हार्वेस्ट होता है वैसे फेस्टिवल वो बनता है। लेकिन वहां के लोगों से जब ऑथर ने बात की तो वो बताते हैं कि ये सिर्फ एक हार्वेस्ट फेस्टिवल नहीं है, हम लोग इसे उन याद में भी बनाते हैं जो यहूदी कम्युनिटी के साथ उस टाइम पे हुआ था। जेविश कम्युनिटी को जो एक जगह से दूर जगह जाना पड़ा था, लोगों की मृत्यु हुई तो उनको याद करने के लिए भी हम इस फेस्टिवल को मनाते हैं। अभी प्रीलिम्स के लिए बहुत स्पेसिफिक है बिकॉज हमें एक तो इसका नाम याद रखना होगा कि क्योंकि एक न्यूज में है, मोस्टली हम सब कुछ चीजें याद रख लेंगे, हम आज ग्रुप को याद कर लेंगे सब कुछ, लेकिन जब बात आएगी कि ठीक है उससे पहले क्या हुआ था, एक छोटी इंफॉर्मेशन है, इसलिए इस पॉइंट पे हमें थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब 7 अक्टूबर को ऑथर वहां पे उठती हैं तो उन्होंने एयर स्ट्राइक सुना, देखा और उसके बाद से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। और इसमें ये बताते हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है, ट्रेजेडी जो हो रही है वो तब से ही हुई है, 1947 के बाद से हो रही है जब ब्रिटेन ने अपना पार्टीशन रेजोल्यूशन पास किया था। और उस टाइम पे उन्होंने पैलेस्टाइन को या फिर हिंदी में बोले तो फिलिस्तीन को जेविश यानी कि यहूदी और अरब की स्टेट्स को अलग कर दिया था। मतलब कि उनको विभाग कर दिया था। जैसे कि आपने सुना होगा इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन भी रिलीजन के बेस पे किया गया था और वो भी करवाया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही, ठीक है, जाते टाइम। तो हम सब इस चीज से गुजर चुके हैं, हमें पता है कि ऐसा क्यों होता है। यहाँ पे उधर कहते हैं कि ये बहुत ही मतलब प्रॉब्लमेटिक से सिचुएशन है। इस टाइम पे गवर्नमेंट को मिलके खुद का समाधान करना चाहिए, अरब नेशंस को मिलके, सबको मिलके, ना कि ऐसे लड़ते रहना चाहिए। क्योंकि हाँ पॉलिटिशियन जो है वो टीवी पे आके बताते हैं कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, पर अगर हम आम इंसान की जिंदगी के बारे में सोचे तो आम इंसान ऐसा कुछ नहीं चाहता। कोई भी आम इंसान किसी युद्ध का पार्ट बनना नहीं चाहता है, चाहे वो यूक्रेनियन हो, चाहे वो रशियन हो या कोई भी क्यों ना हो। इवन रशिया में भी जब वो वोट चल रहा था तो वहां के सिटीजन अपने ही देश के लीडर के खिलाफ अपोजिशन में खड़े हो गए थे। ऐसा ही कुछ यहाँ पे देखने को भी मिल रहा है, हालांकि वो बाहर कितना आ रहा है वो अलग बात है। आगे बढ़ते हैं। गोइंग न्यूक्लियर, द आइडिया बेस का एक आर्टिकल है। फॉर ए ग्रोइंग इकोनॉमी लाइक इंडिया, leveraging nuclear energy is crucial to address climate change and its challenges and attain its net zero goal। तो यहाँ पे जो है अनिल
काकोधर जी जो है वो इस आर्टिकल को लिखते हैं, और वो जो है एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट रह चुके हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंदर। वो बताते हैं कि इंडिया जो है वो बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, ग्रोइंग इकोनॉमी, अपने विकास को वो बहुत स्पीड से कर रहा है, और इंडिया की आज पोजीशन जो है लार्जेस्ट इकोनॉमी के अंदर वो 5वें नंबर पे है। बट ऑथर के अकॉर्डिंग कि इंडिया बहुत जल्दी आने वाले अगले 10 साल के अंदर 5वें से तीसरे नंबर पे हो जाएगा, और वह जर्मनी और जापान दोनों को अपने से पीछे छोड़ देगा। लेकिन जब हम विकास की तरफ आगे बढ़ते हैं तो उसके साथ साथ बहुत सारी चीजों की हमें जरूरत होती है। इसी को बताने के लिए ऑथर कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो ट्रिगर करती है डिमांड, एनर्जी की डिमांड को, एनर्जी ऊर्जा को, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को, अलग अलग चीजें जो हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। अगर हम वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबली इकोनॉमी बनना चाहते हैं तो हमें एनर्जी कंजप्शन भी ज्यादा करना होगा। हमें जब सेमीकंडक्टर हब बना रहे हैं तो उसमें भी हमें एनर्जी एक्स्ट्रा चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, उसमें भी हमें एनर्जी की कंजप्शन जो है वो ज्यादा चाहिए कि काम करने के लिए। अभी ऑथर बताते हैं कि फिलहाल जो है इंडिया की सिचुएशन जो है, या प्राइमरी जो हमारा कंसर्न है वो एनर्जी के कंजप्शन को ही कंट्रोल करने का है। अभी भी इंडिया तीसरी हाईएस्ट ग्लोबली ऐसी प्लेस पे है जहां पे हम ज्यादातर जो है एनर्जी वो फोसिल एनर्जी लेते हैं, और फोसिल एनर्जी का हमें पता है कि वो नॉन रिन्यूएबल होती है, वो दोबारा से नहीं जिंदा की जा सकती। फोसिल एनर्जी है क्या, बहुत सारी ऐसी चीजें जो धरती के नीचे ट्रैप हो चुकी हैं, अब वो एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो गई है, कोयला बन गई है, या गैस बन गई है, पेट्रोलियम बन गई है। तो जब उस एनर्जीज को हम इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ये भी है कि वो एक ना एक दिन डिप्लीट जरूर हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो हमारे पास, और सबसे बड़ी बात, क्योंकि जब वो एनर्जी कन्वर्ट होती है तो हमेशा वो कार्बन को, CO2 को अपने अंदर ट्रैप करती है। ठीक है, जो ट्रैप जो होता है पूरा कार्बन साइकिल होता है, और वो समथिंग 5781 ईयर जो होते हैं कार्बन की आधी उम्र है। कि अगर आपने आज एक कार्बन को छोड़ दिया, मान लीजिए 10 ग्राम आपने कार्बन को छोड़ दिया है, तो वो इतने सालों तक, ये उसकी आधी उम्र है, लगभग 11,000 सालों तक वो, आप कुछ भी कर लीजिए वो रहेगी। फिलहाल हमारे पास ऐसे कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको कन्वर्ट कर दें या बना सके एज अ ह्यूज स्केल पे, लार्ज स्केल पे, तो वो इतने सालों तक एनवायरमेंट में रहेगी। तो हम जब फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं तो उसमें से कार्बन जो उसके अंदर फंसा हुआ था वो बाहर निकल जाता है, और बाहर निकलने के बाद वो क्या करता है, ओजोन लेयर को जाके, मतलब कि ओजेन की जो लेयर है जिसका O3 जो है उसको ब्रेक करता है। वो मीथेन और जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो भी यही काम करते हैं, और एनवायरनमेंट को वार्मर कर रहा है। ज्यादातर कार्बन का काम क्या है कि वो एनवायरनमेंट को गर्म कर रहा है, और इसीलिए उसका इम्प्लीकेशन हम देख भी सकते हैं कि क्यों क्लाइमेट चेंज के ऊपर अब इतनी बातें हो रही हैं, क्यों हमें अपनी पॉलिसीज को क्लाइमेट चेंज के ऊपर ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है, क्यों अप्रैल जो है इस साल का सबसे ड्राईएस्ट सूखा महीना है जबकि उस टाइम पे मानसून होनी चाहिए, क्यों इंडिया के अंदर मानसून जो है वो 1 हफ्ता लेट हो गई है आने में, और ऐसी स्थितियों का हमें सामना करना पड़ रहा है। तो ऑथर कहते हैं कि अभी हमें फॉसिल फ्यूल से साइड हो जाना चाहिए, क्योंकि जब हम ग्रोथ करेंगे तो हमें 2045 से लेकर 2070 के टाइम फ्रेम में हर इंसान को इंडिया के अंदर लगभग 2400 किलोग्राम ऑयल से जितनी एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है एक साल में, उतनी एनर्जी की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो मतलब अगर हम मोटा मोटा लगा के देखें तो लगभग इंडिया को डेवलप होने में, जब हम अगर यूएसए ऐसे देशों के साथ जाना चाहते हैं, अभी इंडिया एक विकासशील देश है, अगर हमें विकसित होना है, डेवलप्ड होना है, तो उसके लिए हमें लगभग 25,000 से 30,000 टेरावाट जो पर आवर की एक साल में यूज होने वाली एनर्जी की जरूरत पड़ने वाले। टेरावाट आवर क्या होता है, 1 टेरावाट जो होता है उसके अंदर लगभग 10 लाख मेगावाट होते हैं। ठीक है, लगभग 10 लाख मेगावाट होते हैं, और 10 लाख मेगावाट के अंदर क्या होगा, 10 करोड़ किलोवाट होंगे, और 1 किलोवाट के अंदर 100 वाट होते हैं। जो आप बल्ब इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में, 9 वाट की एलईडी होती है, तो अब आप सोच के देखिए कि 9 वाट की जो एलईडी होती है उसमें 100 वाट की अगर आप लगाएंगे, यानी कि 10 वाट की आप यूज करते हैं इस्तेमाल, तो 10 आपके जो बल्ब घर में लगे हुए हैं वो 1 किलोवाट बनाएंगे, और ऐसे 10 करोड़ किलोवाट बन के 10 लाख मेगावाट बनाएंगे, और 10 लाख मेगावाट बन के 1,000 टेरावाट बनाएंगे। और इंडिया को कितनी जरूरत है, 25,000 से लेके 30,000 टेरावाट्स की एनर्जी की जरूरत है हमें कंजप्शन के लिए। लेकिन जब हम इस चीज की ओर बढ़ते हैं तो हमें ये भी याद आता है कि हमने सभी गवर्नमेंट्स के साथ मिलके ये एक कसम खाई हुई है, एम लिया हुआ है कि 2070 तक हम हमारा जो कार्बन का एमिशन है उसको जीरो पे ले आएंगे। जब हम ये बात करते हैं जीरो पे ले आएंगे तो एकदम से हमारी जो ग्रोथ की, डेवलपमेंट की, विकास की ग्रोथ है वो डाउन हो जाता है, क्योंकि अगर आप
एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप ग्रो नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे तो आप उस मिशन को कम नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे ऑथर जो वो एक अल्टरनेट सॉल्यूशन हमें प्रेजेंट कर रहे हैं, और वो हमें बताते हैं कि इंडिया को अभी सही टाइम है कि उसको न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ बढ़ जाना चाहिए। न्यूक्लियर एनर्जी से हम जो एनर्जी को प्रोड्यूस कर सके उस दिशा में हमें काम करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ना तो सोलर पैनल्स में इतनी कैपेसिटी है कि वो हमें इतनी ऊर्जा दे सके, चाहे हम कितना भी, चाहे जितने भी बंजर जमीन है पूरी धरती के, पूरे इंडिया की धरती के ऊपर, अगर हम उस सब पे सोलर पैनल्स लगा देते हैं, सौर ऊर्जा लेना चाहते हैं, तो भी हम चाहकर भी इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अगर हम हवा की जो विंड एनर्जी होती है, अगर उससे हम हवा बनाना, एनर्जी बनाना चाहते हैं, तो उसमें तो और भी ज्यादा कम चांस है। अगर हम पानी से बनने वाली एनर्जी को इस्तेमाल कर रहे हैं, अगेन हम किसी भी तरीके से जो रिन्यूएबल एनर्जीज है उनका इस्तेमाल करके इस जो हमारी लिमिट है, जो हमें चाहिए, उस दिशा तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसीलिए हमें न्यूक्लियर बेस्ड जो एनर्जी है उस पे जाना चाहिए। न्यूक्लियर बेस्ड क्या होता है? पीएचएमआर, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, ये एक तरीके से हमने बनाया हुआ इंडिया में फिलहाल पहला जो ये यूनिट है इंडिजीनियस, जो हमने खुद इंडिया के अंदर बनाया है, उसका इस्तेमाल होने जाने वाला है। वो 700 मेगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका ये बना हुआ है, और ये चलता किस चीज से? ये ज्यादातर यूरेनियम से इसको हम चला सकते हैं, ठीक है। इंडिया के अंदर वैसे भी न्यूक्लियर, इंडिया खुद एक न्यूक्लियर पावर एनर्जी कंट्री है, और इंडिया के अंदर अभी भी इतना सोर्स है न्यूक्लियर एनर्जी का कि अगर हम चाहें तो इसके इस्तेमाल से हम आगे काम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें करना क्या होगा? इंडिया को इसके लिए प्लांट्स लगाने होंगे, बहुत सारे यूनिट्स को शुरू करना होगा। जैसे कि अभी एक यूनिट शुरू हो रही है, 15 ऐसे और यूनिट्स जो है वो फिलहाल अपने काम के लिए गवर्नमेंट से पास हो चुकी है और उनका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। उसके अलावा हमें इंडिजीनियस, क्योंकि अगर हम बाहर से कोई भी सामान मंगाते हैं ना, तो वो अगेन हमें उतना ही महंगा पड़ जाएगा। हमें जो प्रॉफिट चाहिए वो प्रॉफिट हम निकाल नहीं पाएंगे। अगर ज्यादातर अभी हम एनर्जी पे अरब नेशंस पे डिपेंड करते हैं, राइट। या फिर डिफेंस पे अगर हम चाहे तो इसराइल से हम डिफेंस पे ज्यादातर डिपेंड करते हैं। यूएस, ये हमारे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, इनके साथ हमारा ट्रेड जो है वो बहुत ज्यादा है। तो अगर जब हम बात कर रहे हैं इन चीजों की, अगर हम बाहर से मंगाएंगे, इनसे अगर हम कोई चीज खरीद रहे हैं 100 रुपए की, और फिर हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं एज एन एग्जाम्पल 125 रुपए की, तो हमारा प्रॉफिट जो होगा, अगर वो सब कुछ निकालने के बाद भी जस्ट 25 होगा, या फिर हो सकता है कि डिफिशियंट में भी चले जाए। हो सकता है कि हमें उसको पूरा करने के लिए हम जो बना रहे हैं उसके बाद कर पा रहे हैं तो 85 रुपीज का ही कर पा रहे हैं। अगेन अगर हम इससे घाटे में जा रहे हैं तो भी हमें जो हमारा विकसित देश बनने का एक जो मार्ग है उसमें वो बाधा बन जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमें खुद के देश में ही इस चीजों को बनाना चाहिए। खुद ही जो एसएमआर जो होते हैं, यानी कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो है उनको बनाए, उसको ज्यादा से ज्यादा लंबी मात्रा में उनको इंडस्ट्राइज करे, जैसे कि मेटल्स का, केमिकल्स का, फर्टिलाइजर्स की जो इंडस्ट्री है उनको उनको बना बना के दे कि आप इनका इस्तेमाल करिए, और तब जाके हम सोच सकते हैं कि कुछ होगा, कुछ रिजल्ट हमारे लिए आएगा, और हम अपने जो एम है और ग्रोथ जो है उन दोनों के साथ ऊपर आगे बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है द कॉस्ट ऑफ चीप ड्रग्स। तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इफेक्ट ऑफ अनब्रांडेड जेनेरिक मेडिसिन कंस्ट्रिक्ट पेशेंट फ्रीडम ऑफ चॉइस। यहाँ पे ऑथर जो है विवेक देबरॉय, ये राइटर और चेयरमैन है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो ये खुद बता रहे हैं कि इंडिया के अंदर क्या होता है ना, इंडिया के अंदर दो चीजें काम करते हैं। कहीं पे भी, अगर हम कहीं पे भी किसी भी कंट्री में आते हैं, तो एक चीजें होती है ब्रांडेड चीजें, दूसरी चीजें होती है अनब्रांडेड चीजें। ब्रांडेड चीजें आपके अगर नाम आपको सुन रहा है तो एकदम से नाम सुनते ही आपको लगेगा कि कोई चीज ब्रांडेड है, उसका मतलब है वो चीज अच्छी है। इसका मतलब जो जो उसके अंदर होना चाहिए था उसने सारे टेस्ट को पास कर लिया है। जैसे कि किसी भी चीज में, अगर कोई खाना ब्रांडेड है, अगर कोई मेडिसिन ब्रांडेड है, तो मतलब डब्ल्यूएचओ ने या जो भी उसके ऊपर निगरानी रखने वाली, विजिलेंस करने वाली कंपनीज जो थी, या मेजरमेंट जो उनके लिए बनाए गए थे, वो उन सब में पास हो गई है, उसकी इज्जत है। ये ब्रांड होता है। अनब्रांडेड क्या होती है कि वो बन तो रही है पर अभी तक उन्होंने उस लेवल की क्वालिटी को अचीव नहीं किया है। तो अगर हम इंडिया की मार्केट में देखते हैं, तो इंडिया की मार्केट में हम लोगों को 3 तरह की दवाई देखने को मिलती है। पहली होती है जिसको जो पेटेंट पे है, अगर आप कोई भी ब्रांड चलाते हो तो आप उसका पेटेंट ले सकते हो, यानी आपके अलावा उस चीज को कोई और नहीं बना सकता, वो आपकी जिम्मेवार, आपकी बनाया हुआ इन्वेंशन है, ठीक है। पेटेंट है तो ब्रांड भी है, सीधी सी बात है, क्योंकि पेटेंट आपने बनाया है, आपका ब्रांड है, इसलिए वो पेटेंट है। तो पेटेंट है तो एक तो ब्रांडेड और पेटेंट दवाई होती है। दूसरी होती है कि उनका पेटेंट नहीं बना है,
ठीक है, और इसका मतलब वो ब्रांड भी नहीं है, उनके पास एक ब्रांड भी नहीं है। तीसरी होती है कि ऐसी कोई दवाई कि वो ब्रांड तो है लेकिन उन्होंने किसी नई चीज में कोई नई दवाई बनाई है। मान लीजिए कि अभी तक वो मलेरिया की दवाई बनाते थे और उन्होंने सडनली डेंगू की दवाई बनाना शुरू कर दिया। मलेरिया की दवाई का उनके पास पेटेंट था, ब्रांड भी वो अच्छे खासे हैं, लेकिन जब उन्होंने डेंगू बनाया तो अभी तक उनको पेटेंट मिला नहीं है। ठीक है, तो ये 3 तरीके की दवाइयाँ, यानी कि सबसे अच्छी दवाई कौन सी होंगी? जो ब्रांडेड है, पेटेंट भी है। दूसरी दवाइयाँ कौन सी होंगी अगर किसी को खरीदना हो तो ब्रांडेड है पर अभी तक पेटेंट नहीं मिला है। और तीसरी कौन सी होंगी कि ना उनके पास पेटेंट है और ना ही उनके पास कोई ब्रांड है, अनब्रांडेड दवाइयाँ हैं। जब इंडिया के सिनेरियो में उधर बात करते हैं तो वो बताते हैं कि इंडिया के अंदर क्या होता है कि ये जो अनब्रांडेड कंपनियां है ना, ये डॉक्टर्स को पैसे दे के, खरीद के, करप्शन करके अपनी दवाइयों का बिना बताए ट्रायल करवाते रहते हैं या उनको बिकवाते रहते हैं। वो चीपर होती है, सस्ती होती है ब्रांडेड दवाइयों से। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर ब्रांडेड दवाइयां हम वैसे इंडिया के फार्मास्यूटिकल अगर हम देखें तो इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट फार्मास्यूटिकल मेडिसिन वगैरह का जो प्रोडक्शन यूनिट है वो इंडिया है। बहुत ज्यादा हम लोग इसको करते हैं, तो हमें ऐसा इंपोर्ट पे बहुत ज्यादा डिपेंड रहना नहीं पड़ता है फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर, मेडिकल इक्विपमेंट के अंदर। लेकिन फिर भी जो हम इंपोर्ट करते हैं वो हम लोग ब्रांडेड चीजें इंपोर्ट करते हैं। हमने लगाया हुआ है कि नहीं आप लोगों को यही दीजिएगा, आपको ये सारी कंडीशंस है, पहले ये सारी कंडीशंस अगर आप पूरी करते हैं तो ही आप अंदर आ सकते हैं। ठीक है, इंडिया के अंदर। लेकिन जब हम डोमेस्टिक हमारी बात करते हैं तो हमने इनके ऊपर ऐसा कोई सच रेगुलेशंस नहीं लगाए हैं या इतनी कोई स्ट्रिक्ट हमने अभी तक रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बने हुए हैं कि हम इस चीज को कब कर सके, कंट्रोल कर सके। क्योंकि ब्रांडेड दवाइयां जो होती हैं वो महंगी होती हैं और दूसरी जो होती हैं ब्रांडेड वो थोड़ी सी चीप होती हैं। इसलिए डॉक्टर भी करप्ट करके या पैसे खा के ऐसी दवाइयों से, या फार्मिस्ट जो होते हैं वो खुद जो होते हैं उनको भी, जो ये मेडिकल फर्म्स होते हैं ब्रांडेड, वो उनको कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं और उनको बताते हैं, कोई आपसे फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल मांगने आता है तो आप उनको डोलो की मेडिसिन दे दीजिएगा, आप रिकमेंड कीजिएगा कि नहीं नहीं ये सस्ती है और दोनों, या फिर हमारे पास वो नहीं है बट इसका अल्टरनेटिव है कि आप ये नहीं ले सकते हो तो दूसरी ले सकते हैं। ठीक है, वो आपको नाम कोई भी मेडिसिन का हो सकता है। तो जब वो ऐसा कर रहे हैं तो आप समझ जाइए कि ये अनब्रांडेड जो कंपनी है उसकी आपको मेडिसिन देने की और बात कर रहे हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, किसी और शॉप पे जाके आप खरीद के, लेकिन यहाँ तक तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब डॉक्टर ही आपको कुछ लिख के दे रहा है तब आप कैसे कंट्रोल करेंगे? तब तो आपको नहीं पता है ना, इंडिया में सबको नहीं पता है कि दवाइयों के नाम क्या है। इवन मोस्टली तो हम दवाइयों के नाम पढ़ भी नहीं पाते कि डॉक्टर ने लिखा क्या है, वो सिर्फ फार्मासिस्ट वो वही समझ पाते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फिर ये बताते हैं कि ये एक प्रॉब्लम नहीं, इतना बुरा काम है कि एक भागीरथ पैलेस है दिल्ली के नाम पे, जो कि होलसेल मार्केट है दवाइयों की। वहां पे कुछ टाइम पहले अभी जो पुलिस ने, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर 2017 के अंदर एक रेड हुई थी और उसमें पता चला था कि वहां पे इतना बुरा हाल था, उनका टेम्परेचर जो मेंटेन करना चाहिए था वो उन्होंने मेंटेन नहीं किया हुआ था, जिस स्थिति में दवाइयों को रखा जाना था वो नहीं रखा हुआ था। इवन जब हम आके देखते हैं कि कोई चीज अगर हमें, मान लो किसी चीज को कब करने के लिए 10 से 12% हमें कोई चीज चाहिए है, कोई मॉलिक्यूल दवाई के अंदर चाहिए है, ड्रग के अंदर चाहिए है, ब्रांडेड में ये इतना होता है। जब हम अनब्रांडेड की बात करते हैं तो वो सिर्फ 2.24 से लेके और 2.75, सिर्फ इतना परसेंट ही लेके आती है। अब इससे हमें क्या समझ में आता है? एक तो ये हमारी बीमारी को ठीक करने वाली है नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये भी है कि इसके साइड इफेक्ट बहुत खराब है, इसके एडवर्स इफेक्ट आपको बहुत देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप हो सकता है कि आपकी उससे जान भी चली जाए, लेकिन क्योंकि इंफॉर्मेशन कम है और क्योंकि कोई भी इंसान अगर किसी कोई बीमार है उसकी डेथ हो जाती है बाई चांस, रूरल एरियाज में ज्यादातर चीजें, गांव वाले ऐसी जगह पे होती हैं जहां पे लोग कम पढ़े लिखे हैं, ज्यादा उनको नहीं पता इन चीजों के बारे में, वहां पे ज्यादातर ये ट्रायल्स चलते हैं, इनको मेडिकल ट्रायल्स बोला जाता है। तो वहां पे लोगों की ऐसे है नहीं कि आप जाके रिपोर्ट करवाएं, पता लगाएं कॉज ऑफ द डेथ, वो मानते हैं कि ठीक है हो गया। तो ऐसी स्थिति में हमें गवर्नमेंट को जो है वो और काम करना चाहिए, बट गवर्नमेंट कुछ उल्टा ही कर रही है। मतलब जो आयुष सेंटर है उसमें भी ज्यादातर अनब्रांडेड मेडिसिन को बेचा जा रहा है और उसमें भी गवर्नमेंट ये बताती है कि क्योंकि वो चीपर है तो वहां पे गरीब लोग ही ज्यादातर लेने आएंगे दवाइयां, तो उनको वही सजेस्ट कीजिए, आप डॉक्टर्स भी वही सजेस्ट कर रहे हैं, तो ये गलत है। एटलीस्ट गवर्नमेंट को कम से कम अपने जो उनके खुद के सेक्टर्स हैं, अपने जो खुद के उनके बनाए हुए मेडिकल स्टोर्स हैं, उन पे तो उनको ऐसी प्रैक्टिस नहीं होनी देनी चाहिए। तभी तो हम जाके एमएसएमई जो, और कुछ एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल, दिस मेजर माइक्रो स्मॉल जो
सेंटर होता है मार्केट का, वो जो है वो उनको जीएमपी बनाने के लिए बोला गया है कि अगर आप गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को करते हैं तो ठीक है, आप पास हो जाओगे आगे। अगर 250 करोड़ से ज्यादा आपका जो प्रोडक्शन का टर्नओवर आ जाता है तो आपको ये जीएमपी 6 महीने के अंदर लेनी होती है। उससे पहले आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आप 250 करोड़ से अबव चले जाते हैं तो अब इसमें ऑथर कह रहे हैं कि अगर हमें पता है कि ऐसे एमएसएमई सेक्टर जो हैं उन सेक्टर्स को बिना इस बात की चिंता किए हुए कि एम्प्लॉयमेंट का या जो बेरोजगारी बढ़ेगी उस बात की चिंता किए एकदम से बंद कर देना चाहिए। ऐसे हमें मेजर जो है स्टेप्स लेने चाहिए, क्योंकि हेल्थ के साथ हम लोगों की बिना उनकी चॉइस दिए कि आप ये चीज ले लीजिए, आप बिना उनको बताए हम उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम नहीं, मतलब जो ये मेडिकल फैसिलिटीज है वो उनके साथ ऐसे खिलवाड़ कर रही है। तो ये ऑथर के अकॉर्डिंग बहुत गलत है। आगे हम बढ़ते हैं इकोनॉमिक पोर्शन में। इकोनॉमिक पार्ट में हमें बताया गया इनफ्लो इनटू इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ड्रॉप 30% इन सितंबर। तो ये बता रहे हैं कि इनफ्लो जो है इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स का वो डिक्लाइन हुआ है लगभग 91,000 करोड़ का। और कंट्रीब्यूशन जो है वो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा रहा है 16,042 करोड़ का। और प्रॉफिट बुकिंग जो है सितंबर में वो देखी गई है कि वो थोड़ी सी बढ़ी है इक्विटी मार्केट के अंदर। हालांकि उनका जो शेयर है, फंड्स है, वो बेशक कम हुए हो लेकिन प्रॉफिट फिर भी उनका बढ़ रहा है। ये बात देखने को मिली है क्योंकि बीएससी के जो 30 शेयर सेंसेक्स है और एनएससी जो हमारी है निफ्टी के 50 है, उन्होंने इस मंथ का सबसे ज्यादा हाई टच किया है। आगे बढ़ते हैं। अनदर क्वेक स्ट्राइक्स वेस्ट अफगानिस्तान ऑफिशियल सेज मोर होम्स डिस्ट्रॉयड। अनदर एक बार और एक झटका देखा गया है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में हमने देखा था कि 3-4 दिन पहले हेरात नाम की सिटी जो कि बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन वहां पे है, बहुत ज्यादा जनसंख्या वहां पे है, वहां पे 6.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हमें देखने को मिला था। जब ये अर्थक्वेक आया था तो उस टाइम पे मैंने आप लोगों को अपने न्यूज़पेपर के एनालिसिस में पूरा अच्छे से बताया है। 8 अक्टूबर का वो न्यूज़पेपर एनालिसिस है कि अर्थक्वेक आते कैसे हैं, बनते कैसे हैं, फॉर्मेशन क्या होती है, मैग्नीट्यूड कितना होता है, इंटेंसिटी उसकी कितनी निकल के आती है। तो आप चाहे तो वहां पे जाके एक बार उसको देख सकते हैं, पहले ही 10-15 मिनट में आप सब कुछ समझ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन में है इंडिया और पैलेस्टाइन ओवर द ईयर्स। तो यहाँ पे इंडिया, अभी तक हम देख रहे थे इंडिया और इजराइल के बदलते हुए रिश्तों को, अब हम समझने वाले हैं कि इंडिया और पैलेस्टाइन के रिश्ते भी तो बदल रहे हैं ना। तो पहले क्या था, पहले यही था कि इंडिया की डिप्लोमेटिक पॉलिसी जो होती थी वो पैलेस्टाइन के साथ ही होती थी। यूएन ने रेजोल्यूशन पास किया था 181 जो उसका नाम है, और शेड्यूल 2 है जो 1947 में, जिसने पार्टीशन कर दिया था पैलेस्टाइन, फिलिस्तीन और ज्यूज के बीच में, और इसराइल और गाजा और वेस्ट बैंक को एक 3 तरीके से बना के जन्म दे दिया था। हालांकि वेस्ट बैंक और जो गाजा है वो एक ही स्टेट पैलेस्टाइन के नाम से जाने जाते हैं और इसराइल उनके बीच में पड़ता है। उसके बाद महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, हम सब लोग जो थे वो इस फैसले से खुश नहीं थे और इसीलिए हमने इसके अगेंस्ट वोट किया था यूएन के रेजोल्यूशन में कि हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। लेकिन फिर जब वो बन गया तो 1950 में इंडिया ने उनको एक्सेप्ट भी कर लिया इसराइल को। और 1992 तक, जब तक पीवी नरसिम्हा राव एज अ प्राइम मिनिस्टर नहीं आते हैं, तब तक हम लोगों के उनके साथ कोई संबंध नहीं थे। कांग्रेस से अगर हम देखें थोड़ा सा तो उनके हमारे साथ कोई राजनीतिक संबंध नहीं थे, कोई डिप्लोमेटिक संबंध नहीं थे। लेकिन ये आके जो है वो डिप्लोमेटिक संबंध को बनाते हैं और 60,000 अरब लोग ऐसे जो थे जिनको 2 टुकड़ों में एक तरीके से बांट दिया गया था और इसराइल को एक नया देश बना के दिया गया था वहां पे। तो इसके बाद अगर हम समझे, डिड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन विद इजराइल ऑल्टर इंडिया सपोर्ट फॉर द पैलेस्टाइन। तो कहते हैं कि जब इसराइल के और इंडिया के डिप्लोमेटिक रिश्ते बनते हैं तो क्या उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने पैलेस्टाइन के लिए जो इंडिया सपोर्ट कर रहा था उसको खत्म कर दिया। देखिए सच्चाई ये है कि ऐसा नहीं हुआ था। जब इसराइल 1992 तक जो कॉन्टेस्ट में देखा गया कि कोल्ड वॉर जो चल रही है, कोल्ड वॉर क्या हो रहा था, रशिया जो था, रशिया और अमेरिका, इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चली है, ठीक है, 1947 से लेके 1991 तक। उससे पहले, जस्ट पहले जो है 1941 से लेके 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था। उस टाइम पे अमेरिका और रशिया और फ्रांस, ये सारे के सारे देश एक साथ होके लड़ रहे थे जापान, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ठीक है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि 1940 में जाते ही एकदम से रशिया जो है वो बदल लेता है अपनी साइड को और वो खुद ही यूएस के खिलाफ हो जाता है। और उसके बाद 1991 में जब इस कोल्ड वॉर का रिजल्ट आता है, तब
यहाँ पे क्या हो रहा है, इस फिलहाल में यूएस जो है वो एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं, रशिया और अमेरिका। इसी बात में अमेरिका इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, और उसी को काउंटर करने के लिए रशिया अरब को सपोर्ट करने के लिए उतर जाता है इस फिनोमिना के बीच में। यानी कि रशिया जो है वो पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहा है, इंडिया जो है पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान जो है वो पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहा है। इंडिया के अंदर बहुत बड़ी, उधर ये भी बोलते हैं कि इंडिया के अंदर बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी मुस्लिम्स की, और उनकी सिंपैथी जुड़ी हुई थी, इसीलिए इंडिया को शायद ये फैसला लेना पड़ा। ठीक है, कि वो पैलेस्टाइन को इसीलिए सपोर्ट करते थे। अब क्या सच है क्या नहीं है, या फिर एक टोटली सिर्फ ऑथर का व्यू है, वो हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि हाँ, और भी पॉइंट्स थे, उनका खुद की आइडियोलॉजी इस चीज को सपोर्ट नहीं करते थे। इंडिया ने उनको बोला था कि आप टू नेशन थ्योरी बनाइए, दो देश ठीक है बन गए हैं, आप पीसफुली रहिए, या फिर फेडरल स्ट्रक्चर जो इंडिया देना चाहता था। जैसे इंडिया का खुद का एक फेडरल स्ट्रक्चर है, हमारे अंदर स्टेट है, राइट, एक सेंटर है एक स्टेट है, लेकिन कहीं ना कहीं हम जुड़े हुए हैं। हमारी जो लिस्ट है वो 3 भागों में बटी हुई है। तो इंडिया का जो शेड्यूल 7 है वो कॉन्स्टिट्यूशन का 3 चीजें बताता है। पहला वो बताता है सेंटर लिस्ट, कि ऐसे कौन कौन से काम है जो सिर्फ सेंटर कर सकता है। सेकंड वो बताता है स्टेट, और थर्ड हमारी होती है कॉन्करेंट लिस्ट, ऐसी चीजें जो स्टेट और सेंटर दोनों के नीचे आती हैं। स्टेट जो सिर्फ स्टेट करेगा, सेंटर जो सेंटर करेगा। लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर होता है तो सेंटर जो है वो स्टेट की पावर्स भी अपने हाथों में ले लेता है और वो कर लेता है। ऐसा ही कुछ सिस्टम इन्होंने, इंडिया ने बताया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, कि आप ऐसा करिए, फेडरल सिस्टम बनाइए और शांति से रहिए, एक ही देश रहने दीजिए उस चीज को, बट वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो 1992 के बाद जब इंडिया देख रहा था कि चीजें बदल रही है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इवन जो कुछ अरब देश भी हैं वो भी कहीं ना कहीं अपना जो उनका इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो वो इसराइल के खिलाफ थे, उन्होंने भी उस चीज को कम कर दिया, और वो भी उसके साथ अच्छे रिश्ते बना के रहना चाहते हैं, अब इसराइल के साथ शांति चाहते हैं। क्योंकि इधर जब ईरान का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, 1992 में रशिया जो है वो टूट जाता है, और उसमें से यही फिर यूक्रेन और पोलैंड जैसे अलग अलग देश निकल जाते हैं। सोवियत जो वो था कॉन्फेडरेंसी जो थी वो टूट कर बन जाती है रशियन फेडरेशन। ठीक है, और इसी रिजल्ट के बाद फिर इंडिया के भी रिश्ते जो है वो अच्छे बनते हैं। लेकिन हम लोगों ने ये नहीं किया। अब मैं फिर से आप लोगों को बताती हूँ कि इंडिया ऐसा नहीं करता है कि वो अगर एक देश से दोस्ती कर लेता है तो दूसरी वो उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो दूसरे से बहुत ज्यादा अगेंस्ट हो जाता है, नहीं। इवन इस चीज के बाद भी इंडिया जो है, पीवी नरसिम्हा राव जी जो है, जो प्राइम मिनिस्टर, वो खुद पैलेस्टाइन को सपोर्ट करते थे, ऑफिशियली वोकल रहते थे, बोलते थे कि नहीं उनके साथ गलत हो रहा है। लेकिन फिर भी हमारे इसराइल के साथ संबंध बन चुके थे, डिप्लोमेटिक संबंध। तो अब ये बोलते हैं कि अभी क्या होना चाहिए, क्या अभी इंडिया को डरना चाहिए, क्योंकि प्रो इस्लामिक स्टांस जो इंडिया अभी फिलहाल ले रहा है उससे अरब देशों के साथ जो हमारे संबंध है वो खराब हो सकते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ डरने की बात अभी फिलहाल इंडिया के लिए नहीं है, या न्यू दिल्ली के लिए डरने की बात नहीं है। क्योंकि अरब नेशंस में शायद वो सिंपैथी जाग गई है दोबारा से उनके लोगों के बीच में। लेकिन जो हम इकोनॉमिक काम करने वाले हैं, जो हमारा कॉरिडोर है, इवन नॉर्दर्न यूरोपियन जो नॉर्थ वेस्ट यूरोपियन हमारा इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनने वाला है, इवन वो भी, तो ऐसी चीजों में अरब ऐसा कुछ नहीं करेगा कि आपका स्टांस इजरायली है तो हम आपसे अलग हो जाते हैं। तो इसमें इंडिया के लिए डरने वाली कोई बात है नहीं। नेक्स्ट, व्हाई गाजा इज कॉल्ड द वर्ल्ड बिगेस्ट ओपन एयर प्रिजन। गाजा को वर्ल्ड की सबसे बड़ी खुली हवा वाली जेल क्यों बोला जाता है, क्यों कहा जा रहा है? हमास के अटैक के बाद क्या हुआ ना, सैटरडे को जब हमास ने अटैक किया इसराइल में, तो उसी के बाद जो इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर है जिनका नाम है युवाव गैलेंट, उन्होंने ऑर्डर किया कि गाजा जो स्ट्रिप है उसको कंप्लीटली घेराबंदी कर लो, पूरा का पूरा बंद कर दो वहां पे। और वहां पे ना कोई इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, ना फूड रहना चाहिए, ना वाटर होना चाहिए, ना फ्यूल होना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी क्लोज्ड। ओके, ये देख के कुछ हमें मेडिवल इंडिया की भी याद आती है कि कैसे जब कोई राजा एक दूसरे के ऊपर अटैक करते थे तो उस शहर को वो बंद कर देते थे, पूरा रास्ता बंद कर देते, 2-3 महीने तक कैंप लगा के बाहर बैठे रहते थे कि जब इनका फूड खत्म होगा या तो ये आके हमें मान ले, बोले कि ठीक है हम आपकी सॉवरेनिटी को जो है वो मानते हैं, हम आपके नीचे आ जाते हैं, या फिर हम अब ये परेशान हो और बाहर निकले किले से। तो ऐसा कुछ होता था, ऐसा ही इन्होंने किया, ये बहुत पुरानी टैक्टिस है। ठीक है, लेकिन अभी एकदम से ऐसा क्यों हो गया है कि गाजा के अंदर एकदम से इलेक्ट्रिसिटी भी खत्म हो गई? गाजा के अंदर क्योंकि सिर्फ एक ही पावर प्लांट है, और एक ही पावर प्लांट होने के कारण गाजा के अंदर जो फ्यूल था वो खत्म हो चुका है, और तीनों तरफ से गाजा लैंड बेस्ड कंट्री है। फोर्थ वो मेडिटेरियन है, मेडिटेरियन सी वहां पे सिर्फ है, और तीनों तरफ से क्योंकि लैंड बेस्ड है, और लैंड की तीनों तरफ से इसराइल ने उस पे पूरा मतलब दो तरफ से इसराइल ने घेराबंदी की हुई है, दीवार बनाई हुई है,
लगभग 60 किलोमीटर की। और इधर से इजिप्ट ने भी एक दीवार बनाई हुई है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो अंदर जाते थे। कितने सालों से इनका चल रहा है प्रॉब्लम, 1947 से। तो इजिप्ट ने भी अपनी सेफ्टी की हुई है। तो जब तीनों दिशाओं से बंद है, तो अभी उसका ट्रेड या कहीं से बाहर से चीज लेने का उसके पास ऑप्शन बचा ही नहीं है। इसीलिए गाजा के अंदर ना इलेक्ट्रिसिटी है, फूड रिसोर्सेज उनके बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, और वाटर फ्यूअल साफ नहीं मिलेगा। तो ये सब दिक्कतें हो रही है। इसीलिए उसको ओपन एयर प्रिजन बोला जाता है, कि एक तरीके से ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहले इनको बोला था, डेविड कैमरून, जिन्होंने गाजा को एक ओपन एयर प्रिजन बोला, कि वो एक तरीके से खुली हवा की जेल ही है। क्योंकि 2005 तक वैसे भी वहां पे लगभग 15 सेटलमेंट जो थी वो इसराइल की बसी हुई थी, और वो लोग वहां पे बस के उन्होंने हर को कोशिश की है वहां से पैलेस्टाइन एरिया या अरब के जो लोग थे उन लोगों को बाहर निकालने के, उनको इकोनॉमिकली मजबूर किया, कि मतलब सिचुएशंस कंडीशंस ऐसे बना दी गई है कि वो लोग वहां से खुद ही छोड़ के चले जाएं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमास ग्रुप का जन्म हुआ, और वो लोग अब तो हम कॉन्फ्लिक्ट को देख ही सकते हैं। एक और बात है कि जो गाजा स्ट्रिप है ना, ये बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड है, बहुत ज्यादा जनसंख्या हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। गाजा स्ट्रिप लगभग 41 किलोमीटर लंबा है, 12 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, और यह पूरा का पूरा एरिया जो है वो लगभग 365 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर ही आता है। और इतनी कम जगह के अंदर इसमें 20 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस का जो ऑफिस है उन्होंने बताया कि कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ये जो कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन रिपोर्ट्स है अफेयर्स की, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ने बताया, उन्होंने बताया है कि उनको इस तरीके से ब्लॉक कर दिया जाता है ना इसराइल के अकॉर्डिंग, तो वो उनकी इकोनॉमी को बिल्कुल खत्म कर देता है, बिल्कुल उसको नीचे गिरा देता है एकदम से। और वहां पे बेरोजगारी बढ़ जाती है, फूड सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी हो जाती है। एड के लिए आपको दवाइयां चाहिए, मदद चाहिए, तो भी आप दूसरों पे डिपेंड हो, आपके पास नहीं है। इसकी वजह से अब तक लगभग 61% जो गाजा की पॉपुलेशन है उनको फूड की एड यानी कि खाने की मदद चाहिए है। 31% घर ऐसे हैं जिनके एसेंशियल एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, जो हमें जरूरी जो हमारी पढ़ाई होती है वो भी नहीं हमें वो लोग प्रोवाइड करवा पा रहे हैं अपने बच्चों को। 46% जो है वो ऐसा बताया गया है कि बिल्कुल बेरोजगार है, और उनको ऑफ कोर्स काम की जरूरत है। सबसे बुरी बात कि अभी ये ब्लॉक करने से पहले ही वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का इतना बुरा हाल है कि वहां पे लगभग 11 घंटे के लिए दिन में इलेक्ट्रिसिटी का कट होता है, पावर कट होती है 11 घंटों के लिए। तो ये सिचुएशन है अभी। नाउ blue water behemoth. This is US Gernald R. Ford, the world's biggest aircraft carrier, now on the way to assist Israel in the case द नीड अराइसिस। ये यूएस का जो गर्नाल्ड आर फोर्ड है, यूएस का ये नाम है, कैरियर है, इसको उठाने के लिए मतलब पानी के सहारे से इसमें एयर क्राफ्ट जो होते हैं वो इसके अंदर है। ये उस चीज में ये निकल चुका है, यूएस जो है वो निकल चुका है इसराइल के समुद्र में, बिल्कुल वहां पे पहुंच के वो चाहता है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इसराइल के साथ हैं। मतलब ये फुल्ली सपोर्ट उन्होंने दिखा दिया है इसराइल को। अब इसकी अगर हम बात करें कि ये कितना बड़ा है, इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, ये न्यूक्लियर पावर से चलता है, और इसके अंदर इसकी जो लेंथ है, अगर हम इसकी लंबाई को नापे तो उसमें लगभग जो रेलवे के 14 डिब्बे आ सकते हैं, इतनी ये लंबा है। और 76 मीटर जो है इसकी हाइट है। अगर आपने कुतुब मीनार देखी है दिल्ली की, तो वो सिर्फ 72 मीटर लंबी है, ऊंची है। और ये उससे भी ऊंचा है, 76 मीटर जो है ये उससे ऊंचा है, और 78 मीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक है। और ये सबसे ज्यादा मतलब जो आज तक का जो सबसे बढ़िया स्टील बना है, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टील है उससे बना हुआ है। और इसका जो स्टील है वो जो हावड़ा ब्रिज आपने देखा होगा मुंबई का, उससे 4 गुना ज्यादा वजन इसके जो स्टील में है लगा हुआ है इसके अंदर। अब इसमें बोलते हैं कि इसमें ये सपोर्ट क्या क्या कर सकता है। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये फोर्ड जो है वो लगभग 70 एयरक्राफ्ट को अपने अंदर रख सकता है। 5th जनरेशन के F-35, F-18 सुपर हॉर्नेट, E-2D एडवांस हॉकरी, E-18G, तो ऐसे ऐसे वो लगभग 70 एयरक्राफ्ट को, हेलीकॉप्टर्स को अपने अंदर रख सकता है, इतना बड़ा है। ठीक है। और रिमार्केबल एजाइल, द एयरक्राफ्ट जो है वो एक्सट्रीमली एजाइल है इस साइज के लिए। मतलब वो इतना बड़ा, इतना भारी है,
फिर भी वो बहुत स्पीड से चल पाता है, लाइक 56 किलोमीटर एक घंटे में वो क्लियर कर पाता है, क्योंकि ये दो इसके रिएक्टर ऐसे हैं जो न्यूक्लियर पावर से चलते हैं और जो कि 250 गुना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है। अगर हम कोई चीज से इलेक्ट्रिसिटी से उसको चलाएं तो वो 250 गुना ज्यादा स्पीड से या कैपेसिटी से चल पाता है अगर हम उसको न्यूक्लियर से चला रहे हैं तो, क्योंकि दो रिएक्टर इसमें लगे हुए हैं। अब अगर हम देखें कि और किस किस नेवीज के पास क्या क्या है, तो चाइना के पास ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम है लायोनिंग, जिसके अंदर लगभग जो ये 59,000 टन के सामान को इधर से उधर लेके जा सकता है। लेंथ इसकी 305 मीटर और कैपेसिटी ये 50 एयरक्राफ्ट को अपने अंदर रख सकता है, और ये यूएस वाला 70 एयरक्राफ्ट को अपने अंदर। रशिया जो है वो भी 59,000 टन के सामान को इधर से उधर कर सकता है। इसका नाम है एडमायरल कुजुनुट्स्टोव। लेंथ जो है वो 305 मीटर और कैपेसिटी इसमें 50 एयरक्राफ्ट आ सकते हैं। यूके का जो है उसका नाम है HMS क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ वहां की मतलब क्वीन भी थी, उनकी मृत्यु हो चुकी है अभी 2 महीने पहले। ये सामान को इधर उधर करने के लिए लगभग 65,000 टन इसकी कैपेसिटी है। लेंथ है इसकी 284 मीटर और कैपेसिटी है 50 एयरक्राफ्ट। आगे चल के आता है हमारा प्यारा भारत। भारत के अंदर जो है वो हमारे नेवल कैरियर का नाम है INS विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य से हम देख सकते हैं विक्रम आदित्य बड़ा। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो 45,000 टन की है। इसमें लेंथ है 284 मीटर जो कि सेम है यूके के कैरियर के जितनी, और कैपेसिटी हमारी है 36 एयरक्राफ्ट। हम लोग 36 एयरक्राफ्ट को इसमें रख सकते हैं। फ्रांस का है चार्ल्स डी गोले और डिप्लेसमेंट इसकी है 42,000 टन। लेंथ है 262 मीटर, कैपेसिटी है 40 एयरक्राफ्ट को रख सकता है। तो इंडिया की इन सब में से अभी तक सबसे कम है एयरक्राफ्ट को रखने की कैपेसिटी, लेकिन हम और बढ़ेंगे, आगे जाएंगे।